हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ज्ञानोदय क्लासेस पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैंकिंग एंड मनी के पार्ट 2 को। इससे पहले हमने पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, ज्ञानोदय क्लासेस के चैनल पर जाइए और फटाफट से प्लेलिस्ट देखिएगा। बीपीएससी एईडीओ के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। आप लोग उस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। वहां आपको जनवरी से लेकर के दिसंबर मंथ के करंट अफेयर्स 2025 वाले मिल जाएंगे। इसके साथ साथ बिहार करंट की सीरीज मिल जाएगी। और साथ ही साथ अब हम डिस्कस कर रहे हैं सब्जेक्ट वाइज, यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को टॉपिक वाइज। तो वो सारे आपको प्लेलिस्ट में मिल जाने वाले हैं। तो फटाफट से सभी चैनल को, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। और जिन्होंने अभी तक रिवाइज नहीं किया है, जाकर के प्लेलिस्ट देखिए एंड रिवाइज कीजिए, ताकि आपके मेरिट लिस्ट में आप एक कदम और आगे बढ़ सके। तो बिना वक्त गवाए हम शुरू करेंगे आज के सेशन को। और शुरुआत होगी हमारी एक मोटिवेशनल कोट के साथ। जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। ये चीज आप लोग भी जानते हैं, ठीक है। आज की मेहनत कल की सफलता बहुत ही आपको कामयाबी दिलाने वाली है। तो शुरू करेंगे हम आज की सेशन को बिना वक्त गवाए। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बैंकों का प्राथमिक कार्य देखिए नहीं है, पूछा गया। मैं अक्सर बच्चों से कहती हूँ कि प्रश्न को पूरा पढ़िएगा। बहुत सारे बच्चे बस स्टार्टिंग पढ़ते हैं, जाना पहचाना प्रश्न है, आगे का देखेंगे नहीं कि हाँ पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। तो ये गलती मत कीजिएगा, एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। पूछा जा रहा है कौन सा कार्य बैंकों का प्राथमिक कार्य नहीं है। तो आप सभी जानते हैं, बैंक दर निर्धारित करना बैंकों का प्राथमिक कार्य नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 2। एनबीएफसी का पूर्ण रूप क्या है और यह बैंकों से किस प्रकार भिन्न है, ये पूछा जा रहा है। यानी कि एनबीएफसी का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। तो क्या होने वाला है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और ये क्या नहीं करता है, यह बैंक जमा स्वीकार नहीं कर सकती है। याद रखिए, स्वीकार नहीं कर सकती है, ठीक है। नॉन बैंकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी यानी कि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, ऐसी संस्थान जो कंपनी अधिनियम के तहत क्या है, रजिस्टर की गई है। इसलिए ये क्या नहीं कर सकती है, बैंक जमा यानी मांग जमा में आपका क्या हो जाता है, करंट डिपॉजिट, और आपका क्या हो जाता है, सेविंग डिपॉजिट, ये स्वीकार नहीं कर सकती है। तो इस तरीके से ये बैंकों से भिन्न है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न संख्या 3। एमएफआई का मुख्य उद्देश्य क्या है। अब एमएफआई का भी आपसे पूछा जा सकता है क्या, फुल फॉर्म। तो एमएफआई का फुल फॉर्म क्या है, फटाफट से आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक हम ऑप्शंस देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, गरीब और निम्न वर्ग के लोगों को छोटे ऋण, माइक्रो लोन और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करना। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या है, बोला जा रहा है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट। क्या होने वाला है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है आपका एमएफआई का फुल फॉर्म है। जिनको पता नहीं था, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये ऐसी संस्थाएं हैं, एक्चुअली में देखिए, एमएफआई का कार्य होता है वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करना। उसी के उद्देश्य से इसका क्या किया गया था, स्थापना किया गया था। तो ये क्या करते हैं, गरीबों और निम्न वर्ग के जो लोग होते हैं, उन्हें छोटे ऋण प्रोवाइड करते हैं, वित्तीय सेवाएं प्रोवाइड करते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, डीआईसीजीसी का मुख्य कार्य क्या है, प्रश्न संख्या 4। अब पूछा जा रहा है इसका कार्य क्या है। तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि यह बैंकों में जो आप जमा राशि करते हैं ना, राशि जो जमा करते हैं, उसे बीमा प्रोवाइड करता है। अब कितने रुपए तक का, तो 5 लाख रुपए तक की बीमा प्रोवाइड करती है। ये चीज भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। आप सभी जानते हैं, बैंक में आप जितना भी पैसा जमा करते हो, ठीक है, आपको कितने की वो मिलती है, 5 लाख तक का बीमा मिलता है। आपने चाहे करोड़ों पैसे जमा कर रखे हो, लेकिन 5 लाख तक का ही बीमा मिलता है। और वो कौन देती है, तो डीआईसीजीसी देती है। ये कौन है, तो आरबीआई की सहायक कंपनी है। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब हो सकता है इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाए, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ठीक है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न संख्या हमारा 5वां। अनुसूचित बैंक, क्या पूछा जा रहा है, अनुसूचित बैंक बनने के लिए किसी बैंक को किस अधिनियम के दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध होना पड़ता है। यानी कि वाणिज्यिक बैंक कह लीजिए या फिर अनुसूचित बैंक कह लीजिए। पूछा जा रहा है किसी बैंक को अगर अनुसूचित बैंक बनना है, तो किस अधिनियम के दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध होना जरूरी है। तो ये हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित बैंक ही अनुसूचित बैंक के अंतर्गत आती है। ध्यान में रखिएगा आप सभी।
अगला प्रश्न हम देखेंगे प्रश्न संख्या 6, सहकारी बैंक किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो बहुत ही सरल सा प्रश्न है। आप सभी जानते हैं सहकारिता और आपसी मदद के उद्देश्य से इन बैंकों की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 7, पूछा जा रहा है वाणिज्यिक बैंक की कौन सी श्रेणी भारत में सबसे अधिक संख्या है और इनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है। प्रश्न पूछा जा रहा है वाणिज्यिक बैंक की ऐसी कौन सी श्रेणी है जो भारत में सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है और इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना। तो आंसर आपका क्या होने वाला है? फटाफट से बता दीजिए, जल्दी से आप लोगों को आंसर करना है। तो देखिए वाणिज्यिक बैंक आप लोगों को ऐसे भी पता चल रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वाणिज्यिक बैंक की कौन सी श्रेणी? तो सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक होते हैं भारत में सबसे ज्यादा संख्या में है और इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना। इसमें जैसे हो गया एसबीआई हो गई, पीएनबी हो गई, ये सारे जो बैंक है, तो आप सभी जानते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के कितने बैंक हैं? 12 बैंक है। ठीक है। अगर एसबीआई को हम सम्मिलित कर लेते हैं, एसबीआई को छोड़ के कितनी है? तो 11 है। अब ये 11 कौन सी है ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इकोनॉमिक्स में आपने जरूर पढ़ा होगा बैंकिंग चैप्टर में। ठीक है। तो अगला प्रश्न हम देखेंगे प्रश्न संख्या 8वां, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों यानी कि आरआरबी की स्थापना का मुख्य रूप से किस लिए की गई थी? आरआरबी की स्थापना का उद्देश्य क्या था ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए कि आरआरबी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1975 में की गई थी। ठीक है। कब की गई थी? 1975 में आरआरबी की स्थापना की गई थी। पूछा जा रहा है किस उद्देश्य से की गई थी? तो ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और अन्य उत्पादक गतिविधियों के लिए ऋण उपलब्ध कराने हेतु क्या की गई थी? आरआरबी की स्थापना की गई थी, जिनकी पहुंच जो है मुख्य बैंक से नहीं है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से दूर है जिनकी पहुंच, उनके लिए यह सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। स्थापना कब हुई? 1975 में। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हम देखेंगे प्रश्न संख्या 9, भारत में वह कौन सा विकास बैंक है? क्या पूछा जा रहा है? कौन सा विकास बैंक है जिसका मुख्य कार्य लंबी अवधि का वित्त प्रदान करना है? मुख्य कार्य क्या है? लंबी अवधि का वित्त प्रदान करना है, ये पूछा जा रहा है। तो फटाफट से आप लोग आंसर कीजिए। 9वें प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? तो इसका आंसर होने वाला है आईडीबीआई बैंक। ठीक है। विकास बैंक है सबसे पहली चीज, और इसका मुख्य कार्य क्या है? तो लंबी अवधि का ऋण प्रदान करना है। ध्यान में रखिएगा। स्पेशली औद्योगिक वित्त प्रोवाइड करता है। किस तरीके का? तो इंडस्ट्रियल वित्त देता है। ध्यान में रखना है आप लोगों को। और वाणिज्यिक बैंक भी इसने हालांकि जो है अभी क्या करते हैं, नाबार्ड वगैरह, सिडबी वगैरह भी विकास बैंक है, ध्यान में रखना है। ये बैंक भी सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि नाबार्ड आपको ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा देता है और औद्योगिक क्षेत्र में अगर पूछा जाए तो विकास बैंक के बारे में पूछ रहा है तो आईडीबीआई होने वाला है। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, लघु वित्त बैंक और भुगतान बैंक के बीच में मुख्य अंतर क्या है? जल्दी से आप लोग को फटाफट से आंसर देना है। ऑप्शन नंबर पूछा जा रहा है 10वें प्रश्न का, तो उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। भुगतान बैंक केवल 1 लाख तक का जमा स्वीकार करते हैं और क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते, जबकि स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है सभी बैंकिंग कार्य कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो पूछा क्या जा रहा था? स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड भुगतान बैंक के बीच में अंतर क्या है? तो क्लियर हुआ गया आप सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एनपीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? एनपीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? ये किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होने वाला है? फटाफट से आप लोग बता दीजिए। एटीएम तो आप लोग सबको यूज करते हैं, यूपीआई, नेट बैंकिंग, ये सारी चीजें आप लोग यूज करते हैं। तो आप लोगों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है कि एनपीसीआई का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका सबसे पहले तो पूर्ण रूप क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय क्या होने वाला है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एक छाता संगठन है, एक तरीके से एक संगठन है जो भारत में रुपे कार्ड हो गई, यूपीआई हो गई, इन सब चीजों को इन्होंने उनके निर्माता है। तो इसका आंसर क्या है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और ये क्या है? भारत में खुदरा और भुगतान निपटान प्रणाली को प्रमोट करता है। क्लियर हुआ सभी को? अगला प्रश्न हम देखेंगे प्रश्न संख्या 12, आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है? ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है? भारत में मुद्रा जारी करना और मौद्रिक नीति का संचालन करना। मुख्य कार्य के बारे में पूछा जा रहा है। हालांकि आरबीआई और भी बहुत सारे काम करता है। आरबीआई का कार्य जैसे
बैंकों के बैंकर के रूप में कार्य करता है, सरकार को ऋण देने का काम करता है, ये भी चीज करता है, ध्यान में रखिएगा। मौद्रिक नीति, महंगाई जो अप डाउन होती है आपकी, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का कार्य जो है उसके लिए नीति बनाने का काम भी आरबीआई के द्वारा किया जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अगर हम ऑप्शन के थ्रू जाते हैं तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक परिसंपत्ति को एनपीए कब घोषित किया जाता है? पूछा जा रहा है परिसंपत्ति को एनपीए, यानी कि एनपीए का फुल फॉर्म क्या है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। हिंदी में क्या बोलेंगे? गैर निष्पादित, क्या बोला जाता है? मैं भूल रही हूं, गैर निष्पादित एसेट को आप लोग समझ लीजिए, संपत्ति। हाँ, एसेट यानी कि संपत्ति। गैर निष्पादित संपत्ति कब घोषित किया जाता है? तो जब मूलधन या ब्याज 90 दिनों से अधिक समय तक नहीं दिया जाता, यानी कि आपने कोई मूलधन ले रखा है, ऋण ले रखा है, उस पर ना ही आप मूलधन दे रहे हो ना ही ब्याज दे रहे हो बैंकों को, और 90 डेज हो चुके हैं, तो वो क्या हो जाती है? एनपीए की श्रेणी में आ जाता है। तो ध्यान में रखना है ये चीज। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, सीआरए यानी कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का पूर्ण रूप क्या है? हालांकि मैंने लिख दिया है ऑलरेडी, ठीक है, इसका क्या महत्व है? तो क्वेश्चन में ही ऑलरेडी मेंशन हो गया है, सीआरए क्रा पूछ लिया जाएगा कि क्रा का पूर्ण रूप क्या है। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है सबसे पहली चीज। क्या करती है? तो ध्यान में रखिएगा, ये करती क्या है? उधारकर्ता के ऋण चुकाने की क्षमता का मूल्यांकन करती है। यानी कि आप जो अगर आप ऋण लेने जा रहे हैं तो आपकी कैपेबिलिटी, आप कितना ऋण चुका सकते हैं, नहीं चुका सकते हैं, यानी कि आपका सिबिल चेक करती है एक तरीके से। आप लोग बोलते हैं ना कि मेरा सिबिल खराब है, सिबिल खराब नहीं होने देना है, तो सिबिल चेक करती है ताकि आपको लोन मिलने में आसानी हो। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें और भी कंपनीज है, जैसे क्रिसील हो गई, इकरा हो गई, ये भी वही काम करती है, तो ध्यान रखिएगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके के प्रश्नों को हम डिस्कस कर रहे हैं बैंकिंग एंड मनी वाले चैप्टर से। अगर आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल लग रही है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा है कि हाँ मैम अच्छे एफर्ट्स डाल रही है, क्वेश्चंस अच्छे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक शेयर एंड अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिए, मतलब सब्सक्राइब भी कीजिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और शेयर करना प्लीज मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक शेयर मोटिवेशन लेवल बढ़ा देता है, ताकि मैं आपके लिए और बेटर क्लास ला सकूं। अगला प्रश्न है हमारा, सरफेसी अधिनियम 2002 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ध्यान रखिए, सरफेसी अधिनियम 2002 का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर बी, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को क्या होने वाला है? बैंकों, इसका उत्तर होगा बैंकों और वित्तीय संस्थानों को बिना अदालत के हस्तक्षेप के गिरवी रखी हुई संपत्ति को जब्त और बेचकर अपने एनपीए की वसूली करने का अधिकार देना। ये अधिनियम कब आया था? तो 2002 में आया था, ताकि जो कोर्ट में जो चली जाती थी कि आप अगर ऋण नहीं, मतलब ऋण नहीं चुका रहे हैं, तो कोर्ट में केस जाता था, बहुत लंबे समय तक वहां पे पड़ा रहता था। आप सभी जानते हैं कोर्ट में मिलती क्या है? तारीख पर तारीख। तो वो चीज ना हो, इस वजह से सारफेसी अधिनियम लाया गया, ताकि क्या किया जा सके? बिना अदालत जाके भी संपत्तियों को जब्त करके अपनी एनपीए को क्या कर सके? क्लियर आउट कर सके, वसूली कर सके। उसकी जो आप लोग कोलैटरल रखते हैं ना ऋण लेने से पहले, उसकी वसूली की जाती है। ये चीज ध्यान में रखिएगा, उसे ही जब्त किया जाता है, नीलाम किया जाता है। ऑक्शन वाला मेथड आपने सुना होगा। अगला प्रश्न है हमारा 16वां प्रश्न, पूछा जा रहा है, दिवाला और दिवालियापन संहिता 2016 का मुख्य उद्देश्य क्या है? फटाफट से आप लोग बता दीजिए, इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है? 16 का इसका उद्देश्य क्या किया गया है? तो इसका उद्देश्य है दिवालियापन के मामलों का समयबद्ध और संगठित तरीके से समाधान करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि केवल दिवालियापन के मामलों में कोर्ट अनिश्चित काल तक रहना है। इस अधिनियम का मतलब ही ये है कि समयबद्ध तरीके से और संगठित तरीके से समाधान किया जा सके, ताकि बैंकों को कम से कम नुकसान हो सके। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, पूछा जा रहा है, बैड बैंक से क्या अभिप्राय है? बैड बैंक से क्या अभिप्राय है? तो बैड बैंक जो है, आप लोगों को मैं बता दूं, एक ऐसी वित्तीय संस्थान है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एक ऐसी वित्तीय संस्थान है जो वाणिज्यिक बैंकों से उनकी गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, देखिए गैर निष्पादित परिसंपत्तियां, यानी कि क्या चीज बोला जा रहा है? एनपीए के बारे में बोला जा रहा है। एनपीए खरीद कर उनका प्रबंधन और वसूली करने का कार्य करता है, तो बैड बैंक उसे ही कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या हमारा है 18, पीसीए यानी कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन ढांचा किससे संबंधित है? अब आपसे पूछ लिया जाए कि पीसीए किससे संबंधित है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, पीसीए का फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म भी मैंने लिख दिया है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। ये कब किया जाता है? जब बैंकों की वित्तीय स्थिति वीक हो जाती है, यानी कि कमजोर हो जाती है, तो आरबीआई के द्वारा ये
उन्हें पीसीए श्रेणी में रख दिया जाता है। वो अपनी नई शाखाएं नहीं खोल सकते हैं, ठीक है। ऋण देने में भी पाबंदियां होती है ताकि बैंक डूब ना जाए। आपने अक्सर सुना होगा कि कोई बैंक दिवालिया हो गया तो वहां भीड़ लग जाती है, लोगों के पैसे डूबने का रिस्क होता है। तो उससे पहले ये एक्शन आरबीआई की तरफ से लिया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? कमजोर वित्तीय मैट्रिक्स को से संबंधित है, ठीक है, किसके? बैंकों के। अगला प्रश्न हम देखेंगे, प्रश्न नंबर 19, बेसल मानदंड किससे संबंधित है? तो ये भी हमारा आप सभी जानते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूंजी पर्याप्तता, जोखिम प्रबंधन और पारदर्शिता के लिए मानक निर्धारित करता है कि इतना परसेंट आपको क्या रखना है, अपने पास रखना है रिजर्व, ताकि अगर कभी वैसी सिचुएशन आए, क्राइसिस आए, तो आप किस तरीके से उस सिचुएशन से निकल सके, ताकि बैंकों को कम से कम नुकसान हो और ग्राहकों को भी नुकसान आप कवर कर सको। तो ये चीज ध्यान रखना है। अगला प्रश्न हम देखेंगे 20 और इस हमारे सेशन का अंतिम प्रश्न है। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रश्न है हमारा, बेसल थर्ड, अभी बेसल तीसरा आ गया है, थर्ड मानदंड के अनुसार बैंकों के लिए न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात बनाए रखने का उद्देश्य क्या है? अब इस प्रश्न का उत्तर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। उम्मीद है कि वीडियो बिना स्किप किए आपने देखा होगा, तभी इस क्लास का बेनिफिट ले सकेंगे, ठीक है। तो अगर ऐसी वीडियो आप और चाहते हैं और बेटर टॉपिक्स पे, चाहे वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो, ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, या हिस्ट्री, पॉलिटी, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि मैं जल्द से जल्द आप लोगों के लिए वो क्लासेस अरेंज कर पाऊँ। तो जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।